चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसके पीछे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, यूपीएससी किस तरह की चीज़ें डिमांड कर रही पेपर में, है ना। सिविल सर्विसेज के पेपर में, यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, मेंस के पेपर में या इंटरव्यू में किस तरह की चीज़ डिमांड कर रही है, इसको भी हमने पीछे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस पहले समझिए, बिना सिलेबस कोई मतलब नहीं है। मेंस का सिलेबस है मतलब कि प्रीलिम्स के बाद वाला पेपर। प्रीलिम्स जो होता है 2 पेपर, उसके बाद जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फिर मेंस देते हैं, तो उसका सिलेबस अब चलेगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को यूपीएससी खुद कह रहा है ये मुख्य परीक्षा है या मेंस है, तो ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, ये एक तरफ तो ये सिलेबस चल रहा है, उसके साइड में क्या चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, मतलब दूसरे प्लेलिस्ट में, हर प्लेलिस्ट का अपना अपना सब्जेक्ट है और वो आराम से इसी में चल रहा है, और सोर्स एकदम ऑथेंटिक रहेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ कि सोर्स हमेशा ऑथेंटिक यूज किए जाएंगे। कारण ये है कि इस जर्नी में ना भ्रम बहुत है। अगर हमारे साथ के लोगों के साथ भ्रम हुआ तो मतलब आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई नए इंसान है कि आपको नहीं भ्रमित होंगे, आप होंगे। इसलिए जितना प्रयास किया जाएगा कि मतलब ऑथेंटिक एनसीईआरटी रहेगा या ओरिजिनल बुक रहेगी कोई, या जो है सिलेबस, जो भी चीज़ रहेंगी ओरिजिनल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं GS 1 मेंस का पेपर। ठीक है, मेंस का सिलेबस क्या है? पहले भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ये बात कि सिलेबस में क्या है, तो आपको कहीं पर ये नहीं दिख रहा है कि भारतीय इतिहास, है ना। शुरू में कुछ दिख ही नहीं रहा है ये चीज़। मतलब कि अगर इतिहास में ये जानना भी चाह रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर जानना चाह रहे हैं, मतलब भारतीय विरासत और संस्कृति। बाकी इनको इतिहास भी अगर पूछना है तो ये विश्व का इतिहास पूछ रहे हैं, है ना। एवं भूगोल और समाज, ये सरसरी निगाह से दिख रहा है आपको कि मतलब कि यूपीएससी इस तरह चीज़। अब समाज के बारे में अब इन्होंने कुछ डिसाइड मतलब बताया नहीं है कि क्या है क्या नहीं। ये हेडिंग है इनका, जीएस पेपर 1 का हेडिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक एक पॉइंट पे कि क्या क्या है सिलेबस। सिलेबस रटे रहिए। अगर मेंस के पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस तो रटे रहिए, है ना। किताब कम पढ़ेंगे चल जाएगा, लेकिन सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस नहीं पता रहता आप न्यूज़पेपर में नहीं समझ पाएंगे, कि आप कैटेगराइज भी नहीं कर पाएंगे हमारा न्यूज़पेपर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये समस्या आती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या रखा है इन्होंने सिलेबस में? पहला पॉइंट है भारतीय संस्कृति में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप। कोई टाइमलाइन नहीं दिया है, प्राचीन काल इन्होंने दिया है, टाइमलाइन कोई नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप की बात इन्होंने की है, इसमें टाइमलाइन नहीं है, मतलब कि इतिहास पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। बस अंतर क्या है कि उस इतिहास में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। क्या? कि कला के रूप पढ़ना पड़ेगा, साहित्य पढ़ना पड़ेगा, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, है ना। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक भी कर दिया है कि आपको कला के रूप में पढ़ना, तो आर्ट एंड कल्चर, जिसमें लिटरेचर भी आ जा रहा है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है। बाकी और लड़ाई झगड़ा नहीं पढ़ना, लड़ाई झगड़ा नहीं पूछेंगे, है ना। इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं? दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, 18वीं सदी का मतलब है 1700 शुरू होने वाला, और मध्य का मतलब 1750, वही मान लीजिए 1757 से, है ना। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक, प्रेजेंट टाइम तक का आधुनिक भारतीय इतिहास इन्होंने लिख दिया है। आधुनिक भारतीय इतिहास मतलब क्या? मतलब इतिहास तो है, लेकिन ये कौन सा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास है। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं। अब ये महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, ये आप PYQ से पता लगाएंगे।
ऐसे नहीं पता लग जाएगा ना, अब ऐसे देख कर पता लगा लें नहीं 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 ये इंपॉर्टेंट अपने से मान ले रहे हैं, ये तो हमको बहुत समझदारी वाला पढ़े हैं। नहीं भाई, PYQ के अलावा जितने भी चीज़ सब पढ़ाई जा रही सब के सब तुक्केबाजी हैं। आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। जो सिलेबस है, जो PYQ, उसके अलावा जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही बस केवल गेस किया जा रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इस तरह पढ़ लो, उस सब की सब कहानियाँ हैं। ठीक है, बस अपना अपना लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, है ना। एक समस्या अंदर क्या आती है इसमें, एक समस्या क्या आती है कि इसी चीज़ को अगर कोई मान लीजिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला पढ़ाएगा, जैसे हिस्ट्री, तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ना। लेकिन जो अभी मैं कभी बताऊंगा आपको, है ना, अभी इसमें मतलब खिचड़ी हो जाएगा ना, तो फिर हौच पच हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा एकेडमिक और जो प्रिपरेशन करने वाले हैं दोनों में अंतर क्या होता है, बताऊंगा इसको। ठीक है, खैर अभी देखिए इसको। तो इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व विषय, क्या क्या आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको देखना है। व्यक्तित्व कौन कौन से आते हैं, ये PYQ से पता चलेगा। उसके बाद विषय क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2, हम PYQ डिस्कस करेंगे। जैसे ये डिस्कस कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में मैं PYQ डिस्कस करूंगा। आप देखते रहिए आराम से, बस केवल PYQ हमको ये बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, मतलब डेप्थ पकड़िए किसी चीज़ को, है ना। ऐसा नहीं कि बस आ गया तो आ गया, ठीक क्यों आ गया, कैसे आ गया, ये सब प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए इन्होंने इसमें लिख दिया है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने लिख दिया है। इसके विभिन्न चरण स्वतंत्रता संग्राम के, मतलब कि ये स्पेशल टॉपिक है, आना ही आना है क्वेश्चन। आप इसमें नहीं सोच सकते नहीं नहीं मुझे ये तो छोड़ तक चले जाएंगे, नहीं छोड़ सकते। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, मतलब कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, और उनका जो योगदान क्या है और वो व्यक्तित्व उनका कैसा है, वो कहाँ है, कौन वो लोग, उनकी पहचान भी करनी आपको आनी चाहिए। सीधे सीधे बात है। विभिन्न चरण भी ध्यान रखिएगा, है ना। विभिन्न चरण मतलब जैसे कि कुछ शुरू होता है 1857 से शुरू होता है, फिर उसके बाद आएगा कहाँ पर एक एक, जैसे कि जब INC बनता है 1885 में, या फिर उसके बाद 1905 वाली घटना, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ना घटना मेन। तो ये चरण टाइप होते हैं, मैं तो बताऊंगा इसको 3-4 चरण में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है ना। तो इसको जब बताऊंगा नोट्स के थ्रू आपको, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या क्या है, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण। जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय सब कुछ बिखरा बिखरा सा था, लोग भाग रहे थे इधर उधर। उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा थे, जो मतलब कि एक तरह से रजवाड़े टाइप के थे, वो लोग भी नहीं शामिल हो रहे थे। कुछ लोग मतलब कि इधर भाग रहे थे, कोई उधर भाग रहा था, कोई कह रहा मैं राजा खुद ही बन जाऊंगा, मैं अपना आज सब कुछ चलाऊंगा अपने हिसाब से, है ना। हिस्ट्री मजे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जब हिस्ट्री में शुरू करूंगा तो मजे से चलेगा। अब एक साइकिल चलेगी, मत समझिए कि बस वैसे रैंडम चल रहा, नहीं, साइकिल चलेगी एक पूरी, है ना। कि हिस्ट्री, अभी ज्योग्राफी चल रहा है ना, ज्योग्राफी आप देख रहे होंगे, तो उसका एक चल रहा है अपना, फिर उसके बाद हिस्ट्री, सब कुछ पता चलता जाएगा धीरे धीरे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण करना, उसके बाद पुनर्गठन, फिर उनका जो है पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, उनके बारे में जो है चर्चा होगी। तो ये पॉइंट आपको, ये तीसरा पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्या, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत फेमस है। क्वेश्चन 1-2 आता ही मुश्किल, कभी कभी एक आता है, कभी 2 आता है, कभी कभी आता ही नहीं है ना। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, 18वीं सदी आपको याद होना चाहिए कि विश्व के इतिहास में भी आपको 18वीं सदी से घटनाएं याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए यथा क्या क्या है वो घटनाएं। औद्योगिक क्रांति, कक्षा 9 से पढ़ रहे होंगे आप, शायद कक्षा 9 से ही पढ़ रहे होंगे। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय बात हो रही है, राष्ट्रीय सीमाओं की बात हो रही है। ऐसे अपने समझ लीजिए कि नहीं कहीं अपने स्टेट की बात नहीं हो रही, नहीं, राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, मतलब उपनिवेशवाद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और उसकी समाप्ति कैसे, ये भी पता होना चाहिए। राजनीतिक दर्शन,
राजनीतिक दर्शन जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पॉइंट उठाता हूँ मैं, है ना, और उसी को जो है लगाता रहता हूँ। कि होता क्या ना, कुछ याद हो जाएंगे धीरे धीरे, सुनते सुनते देखते देखते ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी। बस इसीलिए मकसद ऐसा होता है और कुछ नहीं। जैसे साम्यवाद, किसकी बात हो रही है? साम्यवाद, पूंजीवाद, समाज, तीन ही है, एक साम्यवाद है, एक पूंजीवाद है, एक समाजवाद है। ठीक है, ये सब शामिल होंगे। और क्या, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, एनालिटिकल पार्ट है ये, कि मतलब उनके रूप कौन कौन से और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनका जो समाज पर प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ये भी आप जो थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। मैंने जब भारतीय समाज पढ़ा, अगर आप थोड़ा सा फुर्सत में हो तो इसी चैनल पर आपको जो है भारतीय समाज की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें मैंने पूरा कवर कर दी। मतलब कि ये जो है ये वाला पोर्शन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, ये पॉइंट मैंने पूरा कवर कर दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप मतलब रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं में क्या क्या है उसको देखना है। और भारत की विविधता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एस्से भी आता है ना। ये जो कुछ पॉइंट है ये एस्से भी आता है, ऐसा नहीं मत समझिए कि निबंध मतलब आता है, ऐसा मत समझिए बस केवल एक ही पेपर के लिए है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट है कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका, ठीक है ना, भारतीय समाज पर महिलाओं की भूमिका क्या है ना भारतीय समाज में। उसके बाद महिला संगठन, जनसंख्या एवं क्या कह रहे हैं, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी और विकासात्मक विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब कि ये जो है ओवरलैप करता है प्रीलिम्स और मेंस में, ध्यान रखिएगा। शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, मतलब शहरीकरण भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, मतलब रक्षा से उनको बचाने के तरीके है ना, वो कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ा सा इन्होंने दे रखा है पॉइंट। ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका डिटेल में देखिए, अभी ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ओपन करने का मतलब क्या होता है ना कि फिर एक तो वैसे भी मेरा वीडियो लेंदी हो ही जाता है ना, और उससे पता चला कि और थोड़ा सा ओपन करना शुरू कर दिए, फिर तो हो चुका, फिर पढ़ चुके हैं ना। तो इसलिए थोड़ा सा बस एकदम स्पेसिफिक जानिए। सामाजिक सशक्तिकरण, समाज सशक्तिकरण मतलब समाज का सशक्तिकरण कैसे होगा, है ना। इन्होंने देखिए ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया है, क्या पूछेंगे। अब सामाजिक सशक्तिकरण पर ये क्या पूछेंगे, ये क्वेश्चन से ही या PYQ से आपको पता चलेगा, क्योंकि ये पूछ सकते हैं सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, इसका किस पर प्रभाव पड़ रहा है, या इस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, या इसके नुकसान क्या है, इसके लाभ क्या है, मतलब सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये सब चीज़ सीधे से ना एस में पूछ ली जा सकती हैं। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। क्या क्या, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, और उसके बाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये पॉइंट आपको अभी जो है 3-4 बार पढ़िए कम से कम, ये याद होना चाहिए। सिलेबस नहीं याद होगा फिर आगे कैसे कहानी चलेगी, फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना भाई, मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है, अब तक ये इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। अब क्या चर्चा होगा, अब होगा जियोग्राफी का, मतलब भूगोल का। भूगोल में क्या क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, मतलब किसकी कौन से भूगोल, विश्व के भौतिक भूगोल की बात हो रही है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ये चीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, क्या, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, क्या कौन कौन से, दक्षिण एशिया और भारतीय, अभी जैसे मैंने एक मॉडल आंसर आपको दिखाया था, है ना,
मॉडल आंसर की श्रृंखला मैंने शुरू की है इसी पर कि 1000 के मतलब क्वेश्चन उस मॉडल आंसर रहेंगे। तो उससे मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो भारतीय उपमहाद्वीप का ही लिया है। कारण केवल इतना ही है कि मैंने उसको जो है एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी में। अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से वो जो था भारतीय उपमहाद्वीप वाला क्वेश्चन वो था एनसीईआरटी, उसमें जो है 2021 का क्वेश्चन था, है ना। तो मॉडल आंसर ऐसे ही चलेंगे, मतलब कि जो सिलेबस में चलेगा चीज़ें, पता चला कि ना तो इधर हो जाएंगे, सब बिखर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या पढ़ना है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कि विश्व भारत सहित, देखिए विश्व लिखा है भारत सहित लिखा, विश्व के विभिन्न भागों में मतलब भारत में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, क्या क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, वहाँ के जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। कोई उद्योग कहीं पर अगर स्थापित किया जा रहा है तो उसके पीछे ना कुछ कारण होते हैं, है ना। ये इससे क्या होता है, प्रीलिम्स क्वेश्चन चालू होते हैं, मतलब आपका एक लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि कोई भी चीज़, जैसे कहीं पर अगर कोयला है तो वहाँ पर कोयले वाला ही तो उद्योग लगाया जाएगा ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कुछ लगा देंगे। ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है ना। जल देखा जाए, पानी की उपलब्धता कहाँ पर है, कहाँ पर परिवहन ट्रांसपोर्ट का भी उपलब्धता है, मतलब ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है। तो यही जो है क्या जिम्मेदार कारक, इनके बारे में भी डिस्कशन करना है, ठीक है। उसके बाद एक आता है पॉइंट, ये देखिए क्या है इसमें, भूकंप, स्पेशल टॉपिक, है ना। अब भूकंप के बारे में ये क्या पूछेंगे यही जाने, करंट पूछेंगे कि स्टैटिक पूछेंगे कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, प्रभाव पूछेंगे कि जो इनकी मर्जी सब पूछेंगे। देखिए भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल और चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, इस तरह की जो है महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, भूगोलीय विशेषताएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है, जल के स्रोत, हिमावरण, ये सब प्रीलिम्स का भी टॉपिक है ना। वैसे भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो प्रीलिम्स का ही तो एडवांस वर्जन मेंस है, इसमें कुछ बताना। हाँ, इंडियन सोसाइटी जो है वो अलग था थोड़ा सा, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है वो प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभी भले थोड़ा मोड़ा मिल जाए इफेक्ट, लेकिन वैसे नहीं आता सीधे, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जो जियोग्राफी है ये तो सीधे सीधे आता है प्रीलिम्स में, तो इसको तो अच्छे से पढ़ना ही है आपको। और रिसोर्सेज ये तो पता ही है ना, तो फिर हम जो है एक लिस्ट बना के डाल देंगे, इस पर अपलोड कर देंगे इस रिसोर्सेज में, इस चैनल पर क्या क्या फॉलो किया है, आपको क्या पढ़ना वो बात अलग है, हम क्या फॉलो करेंगे इस चैनल पर ये हम आपको जो है लिस्ट बना के डाल देंगे, ठीक है। अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये पूरा का पूरा जो क्या है, जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, इसका पूरा क्या है सिलेबस है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एक ओवरव्यू समझ में आया होगा, है ना। 2-3 बार देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा, है ना। 2-3 बार देखिएगा, थोड़ा सा क्लू निकालिए, कुछ लिस्ट निकालिए, कुछ बनाने के तरीके अपनाइएगा तो याद हो जाएगा। बाकी आज के इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जीएस पेपर 2, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।